नमस्कार। ये मेंस आंसर राइटिंग का जो हमारा रामबाण सीरीज है उसी के तहत आज नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आए हुए हैं। वीडियो में चेंजेस, लास्ट टेस्ट जो आप लोगों ने पॉलिटी का दिया था के बाद दो तीन स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक ये था कि थोड़ा आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना भी बताया जाए। पेपर के आर्टिकल्स को आप लोग कैसे यूज करेंगे, उसी में से कौन सी चीज़ काम की होगी, कौन सी चीज़ बेकाम की होगी। तो उसी कंसर्न को लेकर के एक आज हम लोग एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करेंगे। दैनिक जागरण में ये एडिटोरियल एक दो दिन पहले ही आ रखा है और फिर इसमें से काम की चीज़ें निकालने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ें आपको लिखना है और क्या चीज़ें नहीं लिखना है। ठीक है। तो एक ये एडिटोरियल आ रखा है डॉक्टर A.K. वर्मा साहिब का और इसका हेडिंग ही है कि विपक्ष की राजनीतिक दुर्बलता। ठीक है। किसी भी एडिटोरियल को पढ़ने के पहले एक चीज जान लीजिए कि इस देश में जो भी व्यक्ति मतदान करते हैं, चाहे वो राजनेता हो, पॉलिटिशियंस हो, या कोई बड़े आपको फिल्म स्टार हो, या खुद पत्रकार ही क्यों ना हो, उनकी भी कोई ना कोई अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और हर व्यक्ति अपनी उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जितने भी पत्रकारों को आप न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो भी जाकर के किन्हीं ना किन्हीं को पुट करते ही होंगे और उन लोगों की बातों से भी आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस पार्टी को वोट करते होंगे अथवा किस पार्टी के प्रबल समर्थक हैं। ऐसे में हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न ये उठता है कि कोई सा भी एडिटोरियल है तो उसको क्यों हम पढ़ें, क्यों उसकी बातों को सच माने, और अगर वो कोई केंद्र सरकार के समर्थक का लिखा हुआ है तो उससे कैसे लाभान्वित हो, और केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के किसी विरोधी नेता के द्वारा अगर वो लिखा गया है तो उससे हम कैसे लाभान्वित। पहला चीज ये जानेंगे कि जो भी एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं ना, वो मुख्यतया सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। तो अगर कोई केंद्र सरकार के समर्थक पत्रकार अगर कोई एडिटोरियल लिखेंगे तो प्राय केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ करेंगे, और कोई विपक्ष के नेता या विपक्ष से सहानुभूति रखने वाले पत्रकार अगर ऐसी किसी आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे तो वो प्राय सरकार की नीतियों की आलोचना ही करेंगे। लेकिन आप लोग फिर सोच करके देखिए कि आजकल का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है किसी भी सरकारी नीति का आलोचनात्मक विवरण। अब आलोचनात्मक विवरण कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी सरकारी नीति के आपको गुण अवगुणों को जज करना है और उसके आधार पर आपको अपनी बात बतानी है कि इस सरकारी नीति का लॉन्ग रन में क्रियान्वयन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और अभी फिलहाल जो भी उसके क्रियान्वयन का स्तर है उसको और बेहतर परिमार्जित और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो केंद्र सरकार के समर्थक अगर कोई आपको पत्रकार हैं, उन्होंने सरकारी नीतियों की तारीफ कर रखी है, तो गुण आपको पता चल जाएंगे कि उस सरकारी नीति के गुण क्या है। और अगर विपक्ष के किसी नेता ने अगर कुछ ऐसा आर्टिकल लिख रखा है तो उससे आपको अवगुण पता चल जाएंगे। जैसे यहां पर हेडिंग दे रखा गया है विपक्ष की रणनीतिक दुर्बलता, और अगर विपक्ष पर ही सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं तो इसका मतलब कि केंद्रीय सरकार के किसी समर्थक पत्रकार के द्वारा या किसी अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा ये चीजें लिखी गई है। और क्रिटिसिज्म तो आपको हर चीज का पता होना ही चाहिए कि हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। तो किसी भी सरकारी नीति को भी सिमिलरली आप वैसे ही क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि जब केंद्र सरकार ऊपर से 1 रुपया जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करती है तो वो वास्तव में जनता तक आते आते 15 पैसे में परिवर्तित हो जाता है, और बीच के जो 85 पैसे हैं वो भ्रष्टाचार रूपी हाथी खा जाता है। भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई आर्टिकल, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो उसकी स्टार्टिंग में इस लाइन को आप कोट कर सकते हैं, राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट
कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जब केंद्र सरकार ऊपर से 1 रुपया भेजती है तो उसमें से आम जनता तक आते आते आपको 15 पैसे ही क्या होते हैं, मिल पाते हैं। अब इस चीज को बेहतर कैसे और ये 85 पैसे जाते कहां थे, सरकारी बाबू खा जाते थे, बीच के बिचौलिए खा जाते थे। इस चीज को रेक्टिफाई किया गया, इस सिस्टम को चेंजेस लाया गया और इसमें तकनीक का भी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा योगदान था और केंद्र सरकार ने आगे जाकर के डीबीटी स्कीम्स के ऊपर स्विच कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके जो भी लाभ आपको सरकार पहुंचाना चाहती है वो पैसा सीधे के सीधे आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। और इस कारण आप देख सकते हैं कि ये जो बीच के सरकारी बाबू थे या बिचौलिए थे वो हट गए और 100% इफिशियंसी के साथ आपको जो भी जन लोक कल्याणकारी योजना है उसका लाभ वगैरह मिलेगा। तो ये तो अपने आप में देखिए तो बड़ी शानदार चीज है, राइट, कि करप्शन कम हो गया, बीच के बिचौलिए खत्म हो गए, राइट। बट अमर्त्य सेन साहब ने डीबीटी को एक अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया हुआ है। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया आपको हर हाल में केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की वो आपको सरकार हो। रीजन क्या है कि आप सरकारी अधिकारी बनने के लिए आंसर लिख रहे हैं और केंद्र सरकार की जो भी नीतियां वगैरह हैं वो सचिव, उप सचिव जैसे बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बनाते हैं। और कुछ क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि उन नीतियों को आप सिरे से खारिज कर दें, उनको एब्जेक्टली रिजेक्ट कर दें। उनमें छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को अगर आप रेक्टिफाई करेंगे आपका वो सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन साहिब का एक स्टेटमेंट है इसी डीबीटी को लेकर के। वो बोलते हैं कि नहीं, डीबीटी ना एक तरीके से देखिए तो महिला विरोधी है। अब कैसे वो बोलते हैं महिला विरोधी है, वो बताते हैं, अमर्त्य सेन साहब बताते हैं कि केंद्र सरकार पहले लेट से जो भी रुपया भेजती थी आम जनता के लिए उसमें करप्शन होकर के 15 पैसे मिल रहे हैं, अलग बात है। अगर अन्न का वितरण किया जा रहा है गरीबों के मध्य तो ठीक है, हो सकता है कि 5 किलो अगर ऊपर से केंद्र सरकार भेज रही हो तो 3 किलो ही मिलता हो, लेकिन उस 3 किलो में अगर घर में एक बेटा और एक बेटी है तो दोनों के हिस्से 1.5 किलो राशन आता होगा। कोई लड़का है, लड़के चूंकि साइज में बड़े होते हैं तो हो सकता है, या उनकी भूख थोड़ी ज्यादा हो सकती है तो हो सकता है कि वो लड़का 2 किलो अन्न खाएगा, लेकिन घर की बिटिया को भी 1 किलो अन्न उसके हिस्से का मिलेगा। अमर्त्य सेन साहब बोलते हैं ना कि जब से डीबीटी आ रखा है उसके कारण क्या हो रहा है, महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही। कैसे हो रही हैं वो बताते हैं कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, ये चीज तो है ही, ठीक है। तो अगर पितृसत्तात्मक परिवार है तो आप सारा का सारा पैसा अगर ट्रांसफर कर देंगे ना तो लोग फिर क्या करेंगे कि लेट से आपने 1000 रुपए ट्रांसफर किया, उसमें से 900 रुपए पितृसत्तात्मक होने के कारण घर के लड़के के ऊपर खर्च कर दिया जाएगा और जो घर की बच्ची है उसकी आवश्यकताओं के ऊपर मात्र 100 रुपया ही खर्च किया गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि अब वो लड़की अन्न से भी गई और इस पैसे में से लेट से 500 रुपए उसके हिस्से के थे, 500 रुपए घर के बेटे के हिस्से के थे, तो वो 500 रुपए दोनों को मिलने चाहिए थे, बट वास्तव में क्या हुआ, 900 और 100 की कहानी। दूसरा क्रिटिसिज्म अमर्त्य सेन साहब बताते हैं कि यूजुअली ये पैसा किनको ट्रांसफर किया जाता है, गरीबों को। गरीबों में एक बड़े वर्ग में नशे की समस्या होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले ठीक है सरकार आपको राशन देती थी और राशन में से 5 किलो की जगह 3 किलो ही राशन आपके पास पहुंचता था, लेकिन वो 3 किलो भी आपके काम आता होगा। अब केंद्र सरकार डीबीटी के तहत क्या कर रही है कि सीधे आपके अकाउंट में पैसा दे दे रही है और उस पैसे से जरूरी नहीं है कि हम राशन ही खरीदेंगे। अगर हमको शराब पीने की आदत होगी या अन्य किसी तरीके के व्यसन मेरे अंदर होंगे, कोई और दुर्बलताएं, कोई और गलत आदतें होंगी, तो हो सकता है कि इस 1000 रुपए का हम सारा का सारा शराब में उसको उड़ा दें और फिर हम भी भूखे रहें और मेरा जो परिवार भी है वो भूखे रहे। तो क्रिटिसिज्म भी आपको हर सरकारी योजना वगैरह का जानना होता है। तो आइए इस आर्टिकल को देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बातें लिखी गई। पहला चीज देखिए क्या उभर करके आता है, जिस चीज को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और कहीं पे भी अपनी कॉपी वगैरह में नोट डाउन कर सकते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली डेडिकेटेड है किस चीज को लेकर के, ये डेडिकेटेड है कि विपक्ष
उतनी सशक्त आपको विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है जितना निभाना चाहिए। और एक आदर्शात्मक प्रकार्यात्मक लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष से क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं, इस चीज की यहाँ पर बात की गई है। तो सरकार को तो सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ विपक्ष की जो चारित्रिक दुर्बलताएं हैं उनके ऊपर बात किया गया है। पहला तो चिंता व्यक्त किया गया है कि जो लोकसभा चुनाव है ना, उसमें मतदाताओं की उदासीनता चिंता का विषय है। ठीक है, आज के समय में इंडिया में धड़ाधड़ लिटरेसी रेट बढ़ा है, ऐसे में एक्सपेक्टेड था कि 70+% आपको मतदान होता, लेकिन पहले फेज के जो आंकड़े आए वो थोड़े निराशाजनक थे, 60% के आसपास ही मतदान हुआ है। यही अगर आप डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएंगे ना, तो जो आपको वोटिंग परसेंटेज है वो एज हाई एज 90-95 जाता है। तो इस देश में सारे लोग तो सरकारी योजनाओं से लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन सही सरकार के चयन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप घर से निकल तैयार नहीं। ठीक है, पहला एस्पेक्ट। दूसरा कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप सोच करके देखिए कि इसके पीछे का एक और रीजन क्या है कि गर्मियों के समय में मतदान हो रहे हैं, और गर्मियों के सीजन में आप देखिए तो पूरे नॉर्थ भारत में लू का प्रकोप होता है, लोग यूजुअली घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये रीजन भी हो सकता है। अब क्यों लो वोटिंग हुआ है, इस चीज को आप डिस्क्राइब किया गया है। देखिए क्या लिख रखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के आह्वान से भाजपा समर्थक निश्चिंत और भाजपा विरोधी आपको उदासीन। अब जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने 400+ का नारा दे दिया है ना, के बाद समर्थकों को लगा कि ठीक है 400 तो आ ही रहा है, तो हम वोट क्यों करने जाएं। और जो भी विरोधी लोग हैं उनको लगा कि अरे मोदी साहब के तो 400 आ ही रहे हैं, तो मेरा वोट तो ऐसे भी वेस्ट होने वाला है, मेरा वोट अगर वेस्ट होने वाला है तो इतनी गर्मी में क्यों हम घर से बाहर निकले, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों पक्षों में से, पक्ष और विपक्ष में से भारी मात्रा में मतदाता केंद्रों तक नहीं जुट पाया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मतदाता मोदी को तो चाहता है, लेकिन भाजपा के स्थानीय सांसदों से वह कुछ कुपित है। ठीक है, इसलिए विजयी भाजपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर संभवतः कम होगा। इंडिया में यूं तो संसदीय प्रणाली चलती है, लेकिन कभी भी कोई सा भी व्यक्ति जब भारतीय राजनीति में बहुत पॉपुलर हो जाता है ना, तो आप देखेंगे कि जो भी लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव है ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली जैसे आपको लगने लगेंगे। ठीक है, जैसे जो पहले इलेक्शन थे, उस इलेक्शंस में एक मतदाता एक दूर दराज के इलाके में वोट करने जाता है और इसलिए अपना वोट नहीं डालता है क्योंकि उसको पता चलता है कि वहां से आपको जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं लड़ रहे हैं। तो जो नेहरू जी हैं वो तो एक अपने फुलपुर संसदीय क्षेत्र से ही लड़ रहे हैं, वो आपको मेघालय, हिमाचल प्रदेश, इन सारी जगहों पे लड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति वोट करने के लिए किनको जा रहा है, तो वह व्यक्ति वोट करना चाहता है नेहरू जी। ठीक वैसे ही आपने स्लोगन सुन रखा होगा, इंदिरा लाओ देश बचाओ, अभी चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज वाले जब लोग केंद्र सरकार में या राज्य सरकारों में आते हैं, तो मतदाताओं से एक्सपेक्टेड होता है कि आप पार्टी से इतर जाकर के चेहरे पर वोट। ठीक है, आज के समय में कुछ मतदाता ऐसे भी होंगे कि आपको हो सकता है कि बीजेपी से नाराज हो, लेकिन वो मोदी साहब से नाराज नहीं होंगे, तो इसीलिए वो वोट तो करेंगे लेकिन थोड़ा कम संख्या में आपको वो। अगला देखिए, विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार की नीतियों पर तर्कपूर्ण एवं तथ्यात्मक सवाल उठाए। अभी तक के जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखी वो सामान्य एक डिस्कशन के लिए सही है, लेकिन वास्तव में जो पहली लाइन आपको इस आर्टिकल से नोट डाउन करनी चाहिए वो यही है कि विपक्ष का दायित्व होता है कि वो सरकार की नीतियों पर तर्कपूर्ण और तथ्यात्मक सवाल उठाए। केवल विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ट्रेंड चल गया है कि विरोध करना है चूंकि हमको उस राजनेता का, तो वो कोई सी भी सरकारी नीति लेकर के आएगा तो हम क्या करेंगे, उस चीज होंगे।
ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष का भी दायित्व है कि वो सरकार की नीतियों पर तर्कपूर्ण एवं तथ्यात्मक सवाल उठाए। अब तथ्य आप कहां से लेकर के आएंगे, तो तथ्य आपके पास होने चाहिए, जो भी आंकड़े वगैरह हैं उसके आधार पर आप बताएंगे कि इन्फ्लेशन इतना है या इन्फ्लेशन उतना है, न कि उल जुलूल की बातें जिसमें जनता बहुत नहीं फंसेगी। जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रखा है मोदी साहब के अगेंस्ट कि मोदी साहब आए तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल, ठीक है। अब आप इस चीज को समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी 100+ चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो संविधान में तो बदलाव होना ही होना चाहिए, संविधान में बदलाव होना है सच कोई गलत चीज नहीं। अंबेडकर साहब का खुद मानना था कि संविधान एक जीवन दस्तावेज होता है और नवीन परिस्थितियों के अनुरूप अगर आपने अपने संविधान में चेंजेस नहीं लाए तो आपका संविधान फिर बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखिए, आकस्मिकता निधि आपको आर्टिकल 261(1) में बताया गया है। पहले ये राष्ट्रपति के पास जब था तो इसमें 50 करोड़ रुपए होते थे। 2005 में बढ़ा करके इसको 500 करोड़ किया गया कि राष्ट्रपति के पास आकस्मिकता मतलब कोई इमरजेंसी आ गया, क्योंकि भारत सरकार 1 रुपया भी अगर खर्च करती है तो उसके लिए उसको संसद में अकाउंटेबल होना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा एडवर्स सिचुएशन आ गया जैसे कोविड हो गया, राइट, तो आपको क्या करना है कि एक फ्री हैंड भी सरकार को देना है कि ठीक है आप अभी एक इमरजेंसी में 4-5 हजार करोड़ खर्च कर लो, इसका हिसाब किताब आप हमको बाद में दे देना, ठीक है। आगे चल के 2021 में केंद्र सरकार ने इसको 30,000 करोड़ रुपए तक का प्रस्ताव कर दी, यहां पे करोड़ लिख लेंगे। तो चेंजेस तो हुए ही है ना, इस चेंज के आधार पर आप थोड़े क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आपको यह देखना है कि संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ हुआ है क्या, तो ऐसा कोई सा भी छेड़छाड़ अभी तक नहीं आपको दिखता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि विपक्ष भी है, वो भी अगर आरोप लगा रहा है तो उसके आरोप तर्कपूर्ण और तथ्यात्मक होने चाहिए, नहीं होंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। और लोकतंत्र का, इस लाइन को लिख भी सकते हैं कि लोकतंत्र का जो सफल आप और चारू संचालन है वो केवल सत्ता पक्ष पर डिपेंड नहीं करता है, वो विपक्ष के ऊपर भी आपको डिपेंड करता है। अगला देखिए क्या है, विपक्ष अपनी वैकल्पिक नीतियां भी मतदाता के समक्ष नहीं रख पाया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जैसे ब्रिटेन में क्या चलता है ना कि एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है, सेम सिचुएशन इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। आपको बहुत स्ट्रांगली केंद्र सरकार के अगेंस्ट ये बताना चाहिए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ऐसे ऐसे कामों को इंप्लीमेंट करेंगे, और साथ साथ आपको कोई यूटोपियन वादे नहीं करने चाहिए। थॉमस मूर साहब की लिखी हुई किताब है यूटोपिया, जिसमें वो काल्पनिक दुनिया में रहता है वो व्यक्ति, ठीक है। एक अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड आपको उन्होंने क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो सिमिलरली आपको यूटोपिया में नहीं रहना चाहिए, ऐसे कोई वादे नहीं करने चाहिए जनता से जिनको आप फुलफिल ना करो। अभी के समय में कांग्रेस ने महिलाओं को जो 1-1 लाख रुपए देने की बात कही है, इसको जो संविधान विशेषज्ञ हैं या जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप 1 लाख अगर एक एक महिला को देंगे तो 50 करोड़ के लिए आपको 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे, ठीक है। और देखिए तो उतना केंद्र सरकार का केंद्रीय बजट भी नहीं है, राइट। तो आपको जनता को यह भी तो बताना चाहिए ना कि इस नीति को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके पैसा कहां से लाएंगे, राइट। तो इस चीज को बहुत पोलाइटली, कभी भी आपके आंसर से ये ना लगे कि आप केंद्र सरकार के अगेंस्ट हैं या विपक्ष के अगेंस्ट हैं, क्योंकि आपके कॉपी चेक करने वाले की भी एक आइडियोलॉजी हो सकती है। इसको आप बहुत पोलाइटली लिख सकते हैं कि विपक्ष जो भी वैकल्पिक नीति आए वो कोई बहुत यूटोपियन, बहुत आपको कल्पनाशील नहीं होनी चाहिए, यथार्थ के धरातल पर उतरने वाली नीतियां होनी चाहिए, पहला चीज। और दूसरा चीज उसके वित्तयन की व्यवस्था, उसके लिए धन की व्यवस्था कहां से होगी, इसका जिक्र भी आपको करना चाहिए, ठीक है।
इसके अतिरिक्त जो घटक दल है ना विपक्ष के, वो अपने अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन बांटने को तैयार नहीं है। ये भी विपक्ष की एक कमजोरी है। कहाँ तो कहा जा रहा था कि वेस्ट बंगाल में आप केंद्र सरकार के अगेंस्ट एक यूनाइटेड मोर्चा लेकर के आएंगे, राइट? वो चीज आप लोग नहीं कर पाए और अंतोगत्वा टीएमसी भी अलग से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस भी अलग से चुनाव लड़ रही है, ठीक है? तो इस लाइन को लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता, ठीक है? कि संगठित विपक्ष होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, वो केंद्र सरकार की नीतियों पर ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है? तो ये एक चीज इस आर्टिकल में आपको देखने को मिले। उसके निचले में वही लिख रखा है कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्षी दल अब केवल आरोप लगाने तक ही सीमित रह गए हैं, जैसे संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, ठीक है? अब संविधान में चेंजेस हो रहे हैं तो समस्या नहीं है, समस्या है संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़। और संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि केशवानंद भारती मामला 1973 में, जो कि 24 अप्रैल 1973 को फाइनल जज आया था। और 24 अप्रैल 1973 एक और चीज के लिए जाना जाता है, दुनिया के सबसे महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर साहब का बर्थ भी है। तो केशवानंद भारती मामला है, उसमें संविधान जो पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने एक मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया और बोला कि उस मूल ढांचे में आप चेंजेस नहीं कर सकते। संविधान में ऐसा देखिए तो 100 प्लस अमेंडमेंट हो रखे हैं, विच इज सच अ गुड थिंग। आगे चेंजेस हों अगर रिक्वायर्ड होंगे तो आपको 1000 भी अमेंडमेंट आएंगे, लेकिन हम लोगों को बस इस चीज का ध्यान रखना है कि संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, ठीक है? तो इसके पीछे भी कोई बहुत स्ट्रांग लॉजिक नहीं है कि अगली सरकार आ गई तो वो लोग क्या करेंगे, संविधान बदल देंगे, ठीक है? आरक्षण समाप्त कर देंगे ऐसे। जनता भूली नहीं है कि 1975 में आपातकाल लगाकर संपूर्ण विपक्ष को मीसा जैसे काले कानूनों में जेल भिजवा दिया गया था, ठीक है? अब इंडिया में एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर के इंदिरा गांधी जी आई, 42वां संविधान संशोधन, जिसको अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, संक्षिप्त संविधान बोलते हैं। और जेबी कृपलानी साहब का एक स्टेटमेंट है उसको देख करके कि अब इस देश में कोई संविधान नहीं बचा है, अब इस देश में केवल अमेंडमेंट बच गया है। और वो अमेंडमेंट कौन था, 42वां। तो अच्छा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि संविधान के मूल ढांचे की धज्जियां उड़ाई गई इस आर्टिकल के द्वारा। तो एक्चुअली में मूल ढांचे को अमेंड करने का काम तो आपने किया। तो आप कैसे जनता को इस चीज के लिए आप बता पाएंगे कि नहीं सर हम जो है सो कि अच्छे लोग हैं और सामने वाले पक्ष क्या करेंगे, संविधान बदल देंगे? उस समय प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कानून लाया गया था मीसा। जो लालू प्रसाद यादव जी हैं उनकी सबसे बड़ी जो सुपुत्री हैं उनका नाम मीसा भारती है। और ये मीसा भारती इसीलिए है क्योंकि इसी कानून के तहत जो है सो कि लालू जी आपातकाल के दौरान जेल में बंद थे। और तब उसी चीज को याद रखने के लिए कि कैसा उन्होंने आपातकाल का दौरान है, उन्होंने अपनी बड़ी सुपुत्री का नाम मीसा रखा हुआ था, ठीक है? 1971 का ये एक्ट था, फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पीटी में पूछेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, ठीक है? उसके अतिरिक्त सेंसरशिप लगा दी गई, ठीक है? कहीं पर यहां पर सेंसरशिप वर्ड भी रखा हुआ है। न्यूज़पेपर्स को अपना सारा जो भी चीजें आप पब्लिश करने वाले हैं वो पहले सरकार को दिखाना पड़ता था कि देखिए हम ये चीजें पब्लिश करने वाले हैं, और उनमें से बहुत सारे कंटेंट को कट कर दिया जाता, को छापने ही नहीं दिया जाता था। तो फिर इसके विरोध का तरीका पत्रकारों ने क्या ढूंढा, समाचार पत्रों ने क्या ढूंढा कि जिस भी खबर को ना आप कट कर देंगे मेरे, उस पूरे कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। न्यूज़पेपर उस समय ऐसे पब्लिश होते थे कि लेट से इस पन्ने में 4 खबरें हैं, इसमें से एक खबर आपने मेरी कट कर दी ना, बोला कि इस खबर को हम नहीं छापेंगे, तो न्यूज़पेपर क्या करते थे कि इस जगह को ही खाली छोड़ देते थे। और वो अपने आप में एक सांकेतिक विरोध होता था कि भाई हम यहां पर कुछ छापना चाह रहे थे सरकार के खिलाफ, लेकिन हमको छापने नहीं दिया गया, ठीक है? किशोर कुमार साहब सिंगर थे, उनकी आवाज को बहुत दिनों तक आपको टेलीविजन पर या ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं आने दिया गया, ठीक है?
पीटी के लिए इस आर्टिकल से आपको क्या फैक्ट मिल रहा है, अभी हम बताएं 1975 42वां, और मीसा एक कानून के बारे में आपको पता चल रहा है, उसका ईयर भी अगर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो बेटर होगा, 1971, और उसका फुल फॉर्म आपसे पीटी में पूछ देगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो फिर 42वें संविधान संशोधन की बात की गई है। अच्छा, ये जितना भी डिस्कशन हम आप लोगों को बता रखे हैं ना, इन सारे डिस्कशन को बहुत पोलाइट लैंग्वेज में लिखना होता है, कहीं से भी ऐसा ना लगे जैसा इस वीडियो के शुरू में ही हम आप लोगों को बोले कि हर व्यक्ति किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंक्लिनेशन वाला होता है, लेकिन वो चीज आपकी कॉपी पर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए कि आप केंद्र सरकार के समर्थक हैं या विपक्ष के समर्थक हैं। लेकिन जैसे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो ये मेरा आपका स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको बड़े बड़े लोगों का है, आप उसको डाल सकते हैं। जेबी कृपलानी साहब का हम आपको एक स्टेटमेंट बताएं, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि अब इस देश में कोई संविधान नहीं है, अब जो भी बचा हुआ है वो खाली अमेंडमेंट बचा। ठीक है, तो उस चीज को देखेंगे। उसके अगले में उस समय कॉलेजियम सिस्टम के तहत क्या होता था कि न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार कर न्यायमूर्ति एएन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उस समय ऐसी परंपरा थी कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत कि जो भी सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति होगा, जो भी सबसे अधिक समय से सर्विंग व्यक्ति होगा, उनको ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इस चीज को आपको साइड लाइन करते हुए इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, एएन रे को, जिसके कारण सीकरी साहब वगैरह बड़े नाराज भी थे। तो इस व्यक्ति का नाम आपसे पीटी में पूछ लिया जाता है बहुत एग्जाम्स में कि किस व्यक्ति को सर्वोच्चता के सिद्धांत को दरकिनार कर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, तो वो एएन रे साहब थे, और ये इंदिरा गांधी के प्रति कुछ ना कुछ निष्ठा रखते होंगे, इसीलिए इनको क्या किया गया, बनाया गया। तो यहां से एक आपको नैतिक चीज निकल करके आती है, एक नैतिक द्वंद्व निकल करके आता है। अगर एक नियम कानून जो कि संभवतः ठीक ही था, सर्वोच्चता का सिद्धांत, उसको दरकिनार करके अगर किसी व्यक्ति को अगर बनाया जा रहा है ना मुख्य न्यायाधीश, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डेडिकेटेड जुडिशरी को, डेडिकेटेड या प्रतिबद्ध न्यायपालिका को क्रिएट करना चाहते। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 आप अगर देखेंगे ना, तो आर्टिकल 50 कहता है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पूर्णतया पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपने मूव किया तो इसके कारण आप क्या कर सकते हैं कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका को का सृजन है, और प्रतिबद्ध जो न्यायपालिका होगी फिर लॉन्ग रन में आपके लिए बेहतर नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरा, देश में अगर लोकतंत्र नहीं होता, जिसकी विपक्ष बात करता है, तो विपक्ष को पीएम मोदी के विरुद्ध आरोप, अशिष्टता और अभद्र भाषा के प्रयोग का अवसर मिलता क्या। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको बहुत ज्यादा व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष के कोई व्यक्ति हो या सत्ता पक्ष के हो। तो लोकतंत्र खतरे में है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तमाम लोग, अगर लोकतंत्र खतरे में होता, अंग्रेजों जैसा शासनकाल होता, तो फिर सारे लोगों को पकड़ करके जेल में डाला जा रहा होता, जबकि ऐसा कुछ आपको नहीं है। ठीक है, अगला चीज आपको पता होना चाहिए कि जो भी राष्ट्रीय चुनाव लड़े जाते हैं ना, वो प्रायः राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ठीक है, विपक्ष को यह भी बताना चाहिए था कि उसका राष्ट्रीय एजेंडा क्या है, और आपको उनका राष्ट्रीय एजेंडा जो भी होगा उसके आधार पर ही आप काम कर सकते हैं। दूसरा चीज देखिए क्या लिख रखा है, क्योंकि जो भी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं ना, वो स्थानीय मुद्दों पर भी लड़े जाते हैं, लेकिन जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो भारत में ऐसा ट्रेंड बन गया है कि लोग एक सशक्त व्यक्ति को देखना चाहते हैं, बीट नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी या माननीय नरेंद्र भाई मोदी। लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर कोई एक व्यक्ति
विदेश में अगर फंसा हुआ है तो उसको तुम बचाओगे, मेरे बताओ कि मेरे रिलेटिव को तुम बचा करके ले आ पाओगे या नहीं ले आ पाओगे। आप अगर ऑयल क्राइसिस दुनिया में चल रहा है तो क्या आप मेरे लिए नेगोशिएट करके ऑयल की व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इन सारे चीजों के ऊपर भी चुनाव लड़ा जाता है। आप बताओ कि चाइना से आप हमको प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर आप विपक्ष उतना मुखर नहीं है, ये उसकी एक कमी आपको हो सकती है। ठीक है। समावेशी राजनीति की स्वीकार्यता। समावेशी राजनीति मतलब समाज के जितने भी पक्ष हैं, समावेशन मतलब होता है कि विभिन्न घटकों को एक जगह इकट्ठा करना। तो भारतीय जो समाज है उसमें बहुत ज्यादा विभिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता है। हम लोग भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या अन्य विभिन्न आधारों पर भी एक दूसरे सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को एक साथ रहना है। और एक साथ रहने की इस प्रक्रिया में उसी पॉलिटिकल पार्टी को लोग वोट करना बेहतर समझते हैं आपको लोकसभा के चुनाव में, तो समावेशी राजनीति की बात करती है। तो एक अच्छा टर्म आपको मिल गया कि केंद्र सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको समावेशी राजनीति की बात करनी चाहिए। ठीक है। तो भले आपको जितनी भी ये सारी चीजें अगर आपको बकवास भी लग रही हैं, तो इस आर्टिकल से एक अच्छा वर्ड तो आपको मिल रहा है, समावेशी राजनीति, जिसको करने का प्रयास केंद्र जो भी आपको विपक्ष है या सत्ता पक्ष है दोनों को करना चाहिए। उसके अगले में देखिए मोदी साहब के कुछ क्रेडेंशियल्स बताए गए हैं। कभी कभी जाति धर्म पर भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उसमें आप इसको बता भी सकते हैं। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। फिर भी एक लाइन देखेंगे कि देखिए क्या लिख रखा है कि जातीय रूप से विखंडित हिंदू समाज को एक करने का काम आपको बीजेपी ने किया या मोदी साहब ने किया। अब चूंकि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले एक व्यक्ति ने ये आर्टिकल लिख रखा है, इसीलिए वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी पूछते, बीपीएससी आने वाले 4-5 सालों तक नहीं पूछने वाला है। तो ऐसे लाइंस को आप कट भी कर सकते हैं या इनको नोट डाउन नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन वो समावेशी राजनीति वाली बात बहुत अच्छी है, उसको चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगले सेंटेंस में भी देखिए कुछ कुछ चीजें अच्छी लिख रखी हैं, ये सारी चीजें छोड़ भी देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी तक ही सीमित है चीजें कि पहले ब्राह्मण बनिया मध्यवर्गीय और शहरी पार्टी माना जाता था बीजेपी को, उसको उन्होंने सर्व समाज का बहुरंगी स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है। और जातीय राजनीति का मिथक तोड़ करके 4 वर्गीय राजनीति से है। इंडिया में 2 फेमस स्टेटमेंट जाति के बारे में है। पहला एक बोला गया है कि जो जाति नहीं है वो जाति है, तो आपके अंदर से कभी नहीं जाती है वो जाति है। ठीक है। और एक एनसी गाडगिल साहब का स्टेटमेंट है, चूंकि अंग्रेजी में 2 टर्म्स का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन मायने अलग अलग होते हैं, एक होता है कास्ट और एक होता है जाति वाला कास्ट। एनसी गाडगिल साहब का एक स्टेटमेंट है कि इन इंडिया यू डू नॉट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। भारत में आप खाली वोट नहीं करते हैं, अपनी जाति को वोट करते हैं। तो है तो ये गलत चीज, राइट। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के तहत इस चीज को लाया, पहली बार आपको इस चीज को 1935 में जगह दिया गया। ठीक है। और फिर इसी चीज को आगे आने वाले बहुत सारे क्षेत्रीय दलों ने जातीय अस्मिता को भुनाया। इस चीज से हट करके आपको अभी के समय में जो केंद्र सरकार है उसने महिला, युवा, किसान तथा गरीब की बात करनी शुरू की है, राइट। मोदी साहब का एक स्टेटमेंट भी था, आप लोगों ने देखा होगा कि हमको यही 4 जातियां दिखती हैं। ठीक है। तो महिलाओं का विकास, महिलाओं का विकास तो होना ही होना चाहिए, युवाओं का विकास होना चाहिए, किसानों का विकास होना चाहिए और गरीबों का विकास होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस जाति किस धर्म से आते हैं। ठीक है। तो इन 4 कोर वोटर्स को उन्होंने क्या किया, आपको एड्रेस किया। दूसरा, टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी आपका क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तटस्थता, तटस्थता शब्द का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जाति हमको वोट नहीं करती है तो इसके मोहल्ले में, इस जाति की बहुलता वाले मोहल्ले में आप बिजली ना दें, राइट। तो राजनीतिक तटस्थता भी ठीक ठाक अभी आपको देखने को मिलती है, इसको एक बार इंक्लूड कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स को। हो सकता है केंद्र सरकार के लिए आप ना यूज करें, बट ये सब अच्छी चीजें हैं और इनको आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए। ठीक है, कि तटस्थता, समावेशन और समानता तथा कर्मठता और कौशल।
इसके अतिरिक्त हर चुनाव में स्ट्रॉन्ग मुद्दे कौन से होते हैं वो लिखने के लिए इस आर्टिकल में आपको दिख जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के जो मुद्दे उठा रहा है वे स्वतंत्रता के समय से बने हुए हैं। कौन कौन से इश्यूज हमारे इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं? महंगाई, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें यूजुअली 8, 10, 12, 15% आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। आज के समय में आपको इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल्ड माना जाता है इस देश में, राइट। और जो भी डेवलप कंट्रीज होती हैं उसमें तो 1% या 2% ही इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दे हमेशा चुनाव के समय में क्या होते हैं, तो इन इश्यूज को आप नोट डाउन करवा सकते हैं वहां पर अपनी कॉपी में। उसके अतिरिक्त एक डेमोग्राफिक समस्या के ऊपर लिखा गया है कि बेल्जियम, क्यूबा या सूडान की जनसंख्या के बराबर तो हमारी देश की जनसंख्या सालाना बढ़ जाती है, ठीक है। माल्थस साहब का एक सिद्धांत आपको पीटी में हमेशा पूछ दिया जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो इस ऑर्डर में बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, और वहीं जो आपको जनसंख्या है वो बढ़ती है 1 2 4 8 ऐसे करके। एग्जाम में पूछते हैं कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? माल्थस साहब के द्वारा दिया गया है। इस चीज को कम से कम आप यहां पर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगला कि अगर बहुत ज्यादा आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो कोई भी सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती है और न ही महंगाई को स्थायी रूप से रोक सकती है। अभी माल्थस साहब की चर्चा करते हुए हम आपको क्या बताएं? माल्थस कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे ग्रो करते हैं 1 2 3 4 5 6 एपी में, और वहीं जीपी प्रोग्रेशन में आपको नेचुरल पॉपुलेशन, सॉरी गलती हो गया, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ग्रो करते हैं 1 2 3 4 5 6 एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और वहीं जो आपको पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है 1 2 4 8 ऐसे। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पॉपुलेशन आउट नंबर कर देगी नेचुरल को, और तब आपको बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज झेलनी होगी। तो उतने रोजगार ही नहीं है कि असंख्य लोगों को दिया जा सके, तो हम लोगों को अपने जनसंख्या को भी नियंत्रण करना चाहिए। और महंगाई भी फिर कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि महंगाई किस चीज से ऑपरेट होता है? अर्थशास्त्र का जो भी आपका मैक्रो इकोनॉमी है उसका सबसे पॉपुलर रूल है डिमांड एंड सप्लाई। अब आप असंख्य सप्लाई पार्ट में देखिए, आप अगर असंख्य कारों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, असंख्य वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और डिमांड अगर असंख्य होता चला जाएगा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, तो ऑटोमेटिकली अगर लेट से मार्केट में एक ही कार की सप्लाई हो पा रही है और 100 लोगों को वो कार चाहिए होगा, तो 100 लोग आपस में बिडिंग करेंगे। एक कोई आदमी बोलेगा कि वो कार हम 1 लाख में खरीदेंगे, कोई दूसरा आदमी बोलेगा कि हम 2 लाख में खरीदेंगे, ऐसे करते करते उसकी कीमत 10 लाख में आएगी, ठीक है। अंबेडकर साहब का एक स्टेटमेंट दे रखा है, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सभा में अंतिम भाषण याद रखना चाहिए। उनका कहना था कि बिना समानता के स्वतंत्रता तथा बिना बंधुत्व के समानता तथा स्वतंत्रता दोनों ही अर्थहीन है। ये बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या सामाजिक न्याय में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं, और पूरा लाइन के संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि बिना समानता के स्वतंत्रता तथा बिना बंधुत्व के समानता तथा स्वतंत्रता दोनों ही अर्थहीन है, ठीक है। अंतः एकता, अखंडता तथा बंधुत्व के फ्रेमवर्क में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु सभी दलों को प्रयास करना चाहिए। ये जो भी हमारे संविधान के आदर्श हैं, तो आपको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में देखने को मिले। अंतोगत्वा उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हमारा अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। और ये अपने आप में एक गत्यात्मक मोबाइल कॉन्सेप्ट है। गत्यात्मक कहने का मतलब गतिशील संकल्पना है। तो इस चीज को के लिए प्रयासरत रहने का काम या वो ड्यूटी केवल केंद्र सरकार की नहीं है, विभिन्न राज्य सरकारों की नहीं है, इसके लिए विपक्ष को भी एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। ऐसे करके आप कुछ एक पॉजिटिव सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। और इसी में एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार को भी चाहिए कि समय समय पर विपक्ष से वो विमर्श करता रहे, क्योंकि दोनों के विमर्श से जो नीतियां बन करके आएंगी वो ज्यादा समावेशी हो, ज्यादा अच्छी हो।
इसी तरीके से अगर कोई आर्टिकल लिखा गया है, उस आर्टिकल से क्या काम की चीजें निकालनी है वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको पीटी के कुछ फैक्ट्स भी मिले, जैसे एक जस्टिस रे साहब का नाम, या मीसा हम लोगों ने देखा, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एक्ट, 42वें संविधान संशोधन की बात की गई जो आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हीं अच्छे पॉइंट्स को एक जगह पर, जो जिन लाइंस को हमने हाईलाइट किया हुआ है, वो थोड़ा आप लोग देखते रहेंगे। ये जो आर्टिकल है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हम दे देंगे, और कम से कम जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड चीजें हम लोग कर रखे हैं उनको आप लोग देखेंगे, और फिर इस वीडियो को देख करके जो भी आपको काम की चीजें वो एक जगह नोट डाउन करते चलेंगे। ऐसी ही अच्छी चीजें 100, 50, 200 अगर आपके पास स्टेटमेंट का फैक्ट आ जाएंगे तो आप लोग बीपीएससी में जो 7-8 क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन में पूछे जाएंगे उसका मेंस का आंसर बड़े, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही के आप रामबाण सीरीज